आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला 11 है, कक्षा 8 का जो चैप्टर है क्षेत्र मिति। इसका जो भी बेसिक है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी इस चैप्टर से संबंधित है वो ही मैं इस वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इसमें आपके पूछा है आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। तो आपको आयत क्या होता है ये तो पता होना चाहिए कि आयत इस तरह का होता है जिसके अंदर ये होती है चौड़ाई और ये होती है लंबाई, ठीक है। और आयत में ये आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। और आपको दो सूत्र याद रखने हैं। एक तो आयत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं आयत में। अब अगर आपको क्या दे, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे। जब क्षेत्रफल दिया हुआ, ध्यान से समझना इसको, जब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको क्या पूछे? आयत की लंबाई पूछे। ध्यान से देखना, जब आपको क्षेत्रफल दे रखा है और क्या पूछे? आयत की लंबाई। ध्यान से देखना, जब आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपको आयत की लंबाई पूछे तो आपको ये सूत्र लगाना है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ध्यान से, जब आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा हो और क्या पूछे आपसे? आयत की लंबाई, तो आपको क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लगाना है। और जब आपको आयत की चौड़ाई पूछे तो आपको क्या लगाना है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये सूत्र लगाना आपको। जब आपको आयत की लंबाई ज्ञात करनी हो, कब? जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। और जब आपको चौड़ाई ज्ञात करनी हो, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये तो कब लागू हो गए सूत्र? जब आपको क्षेत्रफल दे रखा हो। लेकिन जब आपको क्या दे रखा हो? आयत का परिमाप दिया हुआ हो। जब आपको परिमाप दे रखा हो तो आपसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछे तो क्या सूत्र लगाना है? तो आयत की लंबाई। जब आपको परिमाप दे और आयत की लंबाई पूछे तो क्या सूत्र लगाना है? परिमाप बटा 2। ध्यान से देखना, जब आपको लंबाई ज्ञात करनी हो और परिमाप दे रखा हो तो क्या सूत्र लगाना है? परिमाप बटा 2। और क्या लंबाई ज्ञात करना तो उसमें से चौड़ाई माइनस कर दो। परिमाप बटा 2, उसमें से चौड़ाई माइनस कर दो। और जब आपको आयत की चौड़ाई पूछे तो सेम सूत्र, परिमाप बटा 2 और उसमें से क्या माइनस कर दो? अब आप लंबाई माइनस कर दो। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जब चौड़ाई पूछे तो परिमाप बटा 2 लंबाई माइनस कर देंगे, और जब आपको लंबाई पूछेंगे तो परिमाप बटा 2 और चौड़ाई माइनस कर देंगे। ये कितने सूत्र हो गए आयत के? 1, 2 और ये 4, लगभग 6 सूत्र हो गए आयत के। आपके इस चैप्टर में ये 6 सूत्र काम आएंगे, ठीक है। ये तो आयत के सूत्र थे, तो आपको सारे ये याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला है जो वर्ग। क्या है यहाँ पे? वर्ग। 2 नंबर पे पढ़ते हम वर्ग के बारे में। वर्ग आपको पता होगा कि इस तरह का होता है जिसकी चारों भुजा लंबाई में समान होती है, वो वर्ग कहलाता है। तो सबसे पहला आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा को भुजा ही बोलते हैं ना, इसकी एक भुजा को। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है या तो भुजा
इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर, या तो भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या होता है, किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ये परिमाप का सूत्र हो गया। सेम इसमें आपको देखो, अब जब क्षेत्रफल दिया हुआ, जब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आपसे क्या पूछे, भुजा पूछे, क्योंकि इसमें भुजा ही पूछेंगे ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, इसमें सिर्फ भुजा पूछेंगे, यानी वर्ग की भुजा। ध्यान से समझना इसको, जब आपको क्षेत्रफल दे रखा हो वर्ग का और आपसे क्या पूछे, वर्ग की भुजा, तो क्षेत्रफल जो है उसका वर्गमूल कर दीजिए, यह होता है इसका सूत्र। ठीक है, यानी जब आपसे भुजा पूछे तो क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या कर देना है, वर्गमूल रूढ़ कर देना है, बस इतना सा करना है। जब आपको क्या दे रखा हो, परिमाप, परिमाप दिया हुआ। ठीक है, अब जब परिमाप दे रखा हो और आपसे क्या पूछे, वर्ग की भुजा पूछे, तो क्या करना है आपको, परिमाप में क्या लगा देना है, 4 का भाग लगा देना है। तो क्या आ जाएगी आपकी, वर्ग की भुजा आ जाएगी। कितने सूत्र हो गए इसके अंदर, 1 2 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10 सूत्र हो गए आयत और वर्ग के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है यहाँ पे 30 नंबर पे, वो है व्रत। व्रत, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्रत आपको पता है, इस तरह का जो होता है वो व्रत होता है। जो बीच वाला होता है उसे हम, इसे ओ है तो ओ को क्या बोलते हैं हम, केंद्र। ओ को क्या बोलते हैं, केंद्र। और ये जो होती है ये व्रत की परिधि कहलाती है। ये क्या होती है, व्रत की परिधि कहलाती है। और परिधि और केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ओ ए। एक होता है व्यास, क्या होता है, व्यास की ऐसी रेखा जो वर्त को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो ए और बी, ए बी वर्त को बराबर 2 भागों में बांट रही है ना, तो व्यास यानी ऐसी रेखा जो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो ए बी। ठीक है ना, तो ये हो गई इसका व्यास। एक होती है जीवा। जीवा क्या होती है कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदु से मिलाती है, चाहे ये हो सकती है जीवा, ये जीवा हो सकती है ना। ये व्यास भी एक जीवा है, ध्यान रखना, व्यास भी क्या है, एक जीवा है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे ए भी एक जीवा भी है। ठीक है, ये पी क्यू ये भी एक जीवा है, यानी वृत्त की परिधि को 2 बिंदु से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब इसके कुछ सूत्र है वो आपको थोड़े से याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, ये पाई का मान होता है। एक होती है वृत्त की परिधि, या इसे हम परिमाप भी बोल सकते हैं, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे ये तो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है ना। अगर आपको पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि, तो कैसे, ध्यान से देखना, ये इस तरह का होता है ना अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया, यहाँ ध्यान से देखना, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त होता है। अब अर्धवृत्त का केंद्र ये हो गया, तो अब आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना, ये केंद्र। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है, उसके अंदर हम 2 का भाग लगा देंगे तो आधा हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 ये होता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवर्त की परिधि ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अर्धवर्त की परिधि ये क्या होता है, ध्यान से देखना। परिधि का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बंद आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ से देखो, जब एक वृत्त बनता है, ध्यान से देखना, ये एक वृत्त है, इसके बराबर 2 भाग कर देता हूँ। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर है। कितने पाई आर है, 2 पाई आर है। तो 1 पाई आर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, और 1 पाई आर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। 2 पाई आर हो गए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 पाई आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई आर। तो 1 पाई आर और 1 पाई आर 2 पाई आर हो गए ना। अब हमें चाहिए सिर्फ अर्धवर्त की, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, पाई आर हो गए। और परिधि का मतलब या परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ से यहाँ तक पता चला, लेकिन इसका भी तो पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो एक भुजा ही है। तो इससे बोलते हैं पूरी भुजा है ये वाली, या तो ये व्यास हो गई, या ये त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या होती है ना, उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 आर और 1 आर कितने आर हो गए, 2 आर। तो अर्धवर्त की परिधि का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पाई आर प्लस 2 आर। एक तो ये सूत्र हो सकता है, आर त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये एक अर्धवर्त है। या आप इसको व्यास है ना, जो व्यास, उसको आप डी से प्रदर्शित कर सकते हो। किससे, डी से। तो पाई आर प्लस 2 आर बोलो, या इसको एक पूरा व्यास बोलो, डी। ये सूत्र याद रखना। जब व्यास दे रखा हो तो ये लगा देना, जब आपको त्रिज्या दे रखी हो तो ये लगा देनी। और जो त्रिज्या होती है आर, वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्या कर दो, व्यास में 2 का भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगी, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। व्यास दे रखा ना, व्यास में आप 2 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगी, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। ये हमने 3 पढ़ लिए थे, आयत, वर्ग और वृत्त। अब आपके बचा है यहाँ पर एक चतुर्भुज। इस वीडियो में हम ये 4 ही पढ़ेंगे, आयत, वृत्त और वर्ग और एक चतुर्भुज, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चतुर्भुज दे रखा है। अब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की परिभाषा बोले तो 4 भुजा 6 गिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है ना। 4 भुजा से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो कुछ प्रकार होते हैं चतुर्भुज के। आयत भी एक चतुर्भुज है, लेकिन उसका नाम दे दिया कि आयत है, कि जिसकी 4 भुजा में आमने सामने 4 भुजा तो है, और उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वो आयत होता है। तो चतुर्भुज कुछ और होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, तो बस इसका आपको क्षेत्रफल पूछेगा आपको, मतलब आपके जो चैप्टर है उसके अंदर इनके सब क्षेत्रफल पूछेंगे। सम चतुर्भुज कैसा होता है, अब इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। चारों भुजा क्या होती है, भुजा समान होती है। विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये 2 विशेषता आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। किसकी, सम चतुर्भुज की। कैसा होता है देखो यहाँ पे, इस तरह का। इसमें क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग भी एक सम चतुर्भुज में है, ठीक है। और विकर्ण क्या है, परस्पर लंब समद्विभाजित। ये इसका एक विकर्ण होता है और एक ये विकर्ण होता है। अब विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, इसका मतलब क्या है, लंब समद्विभाजित का इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये कोण बन रहे हैं ना चारों, ये 90 डिग्री के बन रहे हैं। चारों कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है ना। और ये जो विकर्ण है, ये जितना है उतना ही ये है, यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, यानी ये बराबर बन रहे हैं। और ये दोनों भी क्या बन रहे हैं आपके यहाँ पे, बराबर बन रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 होगा, ये पूरा 10 है तो 5 5 क्या हो गए, ये पूरा 50 है तो ये 25 25 का हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के भी 2 सूत्र हैं। जब आपको विकर्ण दे रखे हैं तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा कर देना आपको, ठीक है ना। 1/2 इंटू विकर्णों का
गुणा कर देना, या जब आपको सिर्फ आधार और उसकी ऊंचाई दे रखी हो तो आधार इंटू ऊंचाई कर देना। ये दो सूत्र हो गए। जब आपको विकर्ण दे रखे हैं तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, एक तो सूत्र ये हो गया आपके यहाँ पे। और जब आपको क्या दे रखा है, आधार और ऊंचाई दे रखा, तो आधार इंटू ऊंचाई ये लगा देना है। ये हो गया आपके समचतुर्भुज। अब बात कर रहे हैं, दूसरा आता है आपके समांतर। समांतर चतुर्भुज। देखो इसकी क्या विशेषता है कि आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। और जो विकर्ण हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या विशेषता याद रखनी इसमें कि जो आमने सामने की भुजा है वो समान होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। लंब नहीं, सिर्फ समद्विभाजित। कैसे होता है, इस तरह का, इस तरह का होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें आमने सामने की भुजा समान होती है और ये विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण, ये दो विकर्ण, तो ये दोनों समद्विभाजित होते हैं। यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो गए, ठीक है ना। अगर ये पूरा 15 है तो ये 7.5 7.5, ये पूरा 50 है तो ये 25 25, ये पूरा 100 है तो ये 50 और ये 50, इस तरह, ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आराम से कर सकते हो इसको, बिल्कुल सरल है। ये थोड़े आपके कम है, लेकिन जो मेन है वो है ये 3 समलंब चतुर्भुज। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये ज़्यादा है, समलंब चतुर्भुज। अब ये कैसा होता है, इसको थोड़ा सा चित्र से हम समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह होता है। कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपके समलंब चतुर्भुज है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये समलंब चतुर्भुज है। ये भी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये भी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। दोनों ही आपके समलंब चतुर्भुज है। क्या शर्त है कि दो भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दो भुजा क्या होनी चाहिए, जब समांतर, जिसके अंदर दो भुजा समांतर है वो समलंब है। देखो ये दो समांतर है, ये दो समांतर है। अब इसमें देखो, इसमें तो आपको ये ऊंचाई दे रखी होगी, ये इसमें होती है ऊंचाई, और इसमें आपको ये ऊंचाई दे रखी होगी, इसे ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये दो चित्र देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये समलंब चतुर्भुज के चित्र हैं। अब इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ध्यान से देखना क्या सूत्र है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, कि 1/2 तो लिखना ही है, इंटू समांतर भुजाओं का योग, एक तो ये भुजा एक ये भुजा, इन दोनों का योग इंटू ऊंचाई। ऐसा चित्र आ जाए तो ऊंचाई आपको ये लेनी है, और ऐसा चित्र आ जाए तो ऊंचाई आपको ये लेनी है। बस समांतर भुजा तो ये, इस दोनों में यही है और इन दोनों में ये है, ये हो गया। अब जो अंतिम है आपके यहाँ पर 4 नंबर पे है, वो होता है विषम चतुर्भुज। कौन सा, विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज देखो इस तरह का, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसे इस तरह का। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे जो बड़ा विकर्ण दिख रहा है, ये सबसे जो लंबी भुजा होती है वो सबसे बड़ा विकर्ण होता है, ठीक है, सबसे लंबी भुजा है, और इस तरह का होगा।
इस तरह का आपको दे रखा होगा, इसे विषम चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, या आप इसे चतुर्भुज भी बोल सकते हो। विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू विकर्ण, ये सबसे जो बड़ा होता है इसे हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है ना, इन दोनों का योग। 1/2 इंटू विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला, और फिर विकर्ण पर डाले गए लंबा का योग, यानी इसका और इस दोनों का योग करना है। आगे समझ में, जैसे ये आपके हैं 10, ये 2 और ये 3 है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्ण तो हो गया बड़ा वाला 10, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग 2 और 3, 2 + 3, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये 2 से कट गया 5 बार, 5 इंटू 2 और 3 5, कितना क्षेत्रफल हो गया, 25 इकाई। ठीक है ना, कर सकते हो आप इस तरह से। ये था आपका इसका बेसिक। अभी तो थोड़ा सा हुआ है, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको घन, घनाभ, बेलन के बारे में बेसिक करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।